अस्सलाम वालेकुम। कैट 4 लेक्चर नंबर 30। लास्ट टाइम हमने चेंज को डिस्कस किया था कि कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट की तब्दीली, कोई भी ऐसी चेंज जो बिजनेस एनवायरनमेंट को चेंज कर दे, ऐसे सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर दे जिनके अंदर कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, जिनके अंदर कोई बिजनेस मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ चेंज। फिर हमने देखा था कि चेंज के लिए मोटिवेशन क्या हो सकती है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस के सर्कमस्टेंसेस चेंज हो सकते हैं। तो उसमें हमने इंटरनल फैक्टर्स देखे थे और एक्सटर्नल फैक्टर्स देखे थे। अब देखते हैं रिएक्शंस टू चेंज। बेसिकली बिजनेस के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो चेंज के खिलाफ कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हैं। बाज स्टेक होल्डर्स चेंज को ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाज स्टेक होल्डर्स चेंज को रेजिस्ट करते हैं, चेंज के खिलाफ होते हैं। वो चाहते हैं स्टेटस को बरकरार रहे, आपके जो काम, जो प्रोसेसेस जिस तरह से चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें। तो डिफरेंट टाइप के जो रिएक्शंस हैं उन्हें हम अभी देखते हैं। पहला विलिंग एंड एंथुसियास्टिक चेंज। ये ऐसी चेंज है जो एम्प्लॉइज बड़ी खुशी से कबूल कर लेते हैं और इसमें आम तौर पे आपके जो एम्प्लॉइज हैं, आपके जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी मर्जी शामिल होती है। आम तौर पे बिजनेस में जब भी चेंज आता है, बिजनेस का एनवायरनमेंट जब भी चेंज होता है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस एम्प्लॉइज की तरफ से आती है। वजह क्या है? सबसे ज्यादा अफेक्टेड पार्टी एम्प्लॉइज ही होते हैं चेंज की वजह से। सो सबसे ज्यादा रिएक्शन, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस एम्प्लॉइज की तरफ से आती है। लेकिन अगर चेंज ऐसी है जिससे पहले एम्प्लॉइज को इत्मीनान में लिया जा चुका है, या चेंज ऐसी है जिससे एम्प्लॉइज को फायदा होने का चांस है, चाहे करंट टाइम पीरियड में या फ्यूचर टाइम पीरियड में, तो इस तरह की चेंज को एम्प्लॉइज बड़े आराम से कबूल कर लेते हैं, विलिंगली एक्सेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, कोई फॉरेन टूर, फॉरेन मार्केट्स को विजिट करना, किसी नए सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, ये वो चेंजेस हैं जो एम्प्लॉइज के लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी या लर्निंग अपॉर्चुनिटी बढ़ा देती हैं। तो एम्प्लॉइज इस तरह की चेंज को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेकेंडली, बेग्रजिंग चेंज। ये ऐसी चेंज है जिसे एम्प्लॉइज खुश नहीं होते, एम्प्लॉइज इसे कबूल करना नहीं चाहते, एम्प्लॉइज के खिलाफ होते हैं। लेकिन सर्कमस्टेंसेस इस तरह के हो चुके होते हैं कि एम्प्लॉइज को ना चाहते हुए भी इस चेंज को कबूल करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड बेग्रजिंग चेंज। फॉर एग्जांपल, ये कोरोना एपिडेमिक की वजह से मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट्स को ऑनलाइन लेक्चर्स के ऊपर शिफ्ट होना पड़ा। अब मेजॉरिटी टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाने पे विलिंग नहीं थे, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि ऑनलाइन पढ़ाए बगैर गुजारा नहीं है। अब दो अपॉर्चुनिटीज थी, दो ऑप्शंस अवेलेबल थी। एक तो ये था कि जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा था, इंस्टीट्यूट्स को लगातार बंद रखा जाए। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये अवेलेबल थी कि ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट किए जाएं ताकि इंस्टीट्यूट्स का और टीचर्स का कुछ ना कुछ हद तक काम चलता रहे। तो मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट्स ने सेकंड ऑप्शन को अवेल कर लिया, सेकंड ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया कि वो ऑनलाइन लेक्चर्स के ऊपर शिफ्ट हो गए, हालांकि वो इसे पसंद नहीं करते थे। तो बेग्रजिंग चेंज ऐसी चेंज होगी जिसे एम्प्लॉय पसंद तो नहीं करते, लेकिन उन्हें पता है, आइडिया है कि इसे कबूल किए बगैर गुजारा भी नहीं है। इस तरह की चेंज को हम कहते हैं बेग्रजिंग चेंज। Then comes the third change, entrenchment. ये ऐसी चेंज होती है
कि एम्प्लॉइज इस चेंज के खिलाफ होते हैं, वो इसे अपनी करंट सर्कमस्टेंसेस में चेंज को अपने खिलाफ होने वाली एक कॉन्स्पिरेसी समझते हैं, साजिश समझते हैं, या ये समझते हैं इस चेंज के आने से हम लोग तंग हो जाएंगे, हमारे लिए ड्यूटी करना मुश्किल हो जाएगा, ये हमारी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी। तो वो इस तरह की चेंज के खिलाफ नेगेटिवली रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, इस तरह की चेंज को अपोज करना शुरू कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड एंट्रेंचमेंट। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर बायोमेट्रिक हाजिरी को लाजमी कर दिया था कि जितना भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ आएगा वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाएगा अपने, ताकि गवर्नमेंट को पता हो किस टीचर ने किस टाइम आगे अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी रोजाना। इस चेंज को टीचर्स ने अपने खिलाफ समझा था, स्पेशली लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स ने। वजह क्या थी? पहले लेक्चरर्स या प्रोफेसर उस टाइम आते थे जिस टाइम उनका लेक्चर होता था, उससे पहले वो अपनी दूसरी मसरूफियात रखते थे। जब गवर्नमेंट ने 8:30 बजे अटेंडेंस कंपलसरी करार दे दी तो जो फेडरल प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशंस थी उन्होंने बड़ा हैवीली रेजिस्ट किया इसको। एक लंबे अरसे तक इन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई कि गवर्नमेंट ने जो एक्शन हमारे खिलाफ लेना है वो ले ले, हम एक्शन के लिए तैयार हैं लेकिन हम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या अटेंडेंस नहीं करेंगे। देन स्ट्राइक एक्शन। स्ट्राइक एक्शन बेसिकली वर्कर्स की तरफ से आखिरी हरबा होता है या आखिरी रिएक्शन होता है कि अगर एंट्रेंचमेंट से काम ना चले और मैनेजमेंट बात सुनने को भी तैयार ना हो तो वर्कर्स के पास लास्ट ऑप्शन होती है कि वो काम पे आने से इनकार कर दें, स्ट्राइक पे चले जाएं कि ना खुद काम करेंगे ना किसी दूसरे को काम करने देंगे। दैट इज स्ट्राइक। स्ट्राइक बेसिकली एंटिटी के लिए नुकसानदेह साबित होती है। रीजन क्या है? ड्यूरिंग स्ट्राइक आप वर्कर्स को फायर नहीं कर सकते, ड्यूरिंग स्ट्राइक आप वर्कर्स को पे नहीं रोक सकते, लेकिन स्ट्राइक के दौरान आपका काम रुक चुका है, प्रोडक्शन रुक चुकी है। सो बिजनेस की इनकम कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, लेकिन बिजनेस के एक्सपेंसेस एज इट इज रहेंगे। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हैं जो एम्प्लॉइज या स्टेक होल्डर्स कर सकते हैं अगेंस्ट एनी चेंज। देन कम्स मैनेजिंग चेंज। हाउ टू मैनेज द चेंज। सबसे पहले जो चेंज लाने वाला होता है, जो मेंटर होता है चेंज का, उसे प्रेजेंट स्टेट को समझना होता है कि हमारी मौजूदा सूरत हाल क्या है, करंट सर्कमस्टेंसेस क्या हैं और चेंज की जरूरत क्यों है, किस वजह से चेंज लानी पड़ेगी। फिर आती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली एक दरमियानी स्टेट होती है जो कि ना तो मौजूदा स्टेट है और ना ही हमारी डिजायर्ड कंडीशन है, बल्कि इनके दरमियान वाली स्टेज है। जिस तरह से गवर्नमेंट ने कोरोना एपिडेमिक के अंदर इंस्टीट्यूट्स को और बिजनेसेस को बंद करना शुरू कर दिया, तो अब गवर्नमेंट चाह रही थी कि इंस्टीट्यूट्स या बिजनेसेस ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट हो जाएं, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस पे शिफ्ट होने के लिए बिजनेसेस को टाइम रिक्वायर्ड था, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड थे, मार्केटिंग कंडीशन रिक्वायर्ड थी। सब गवर्नमेंट ने शुरू में किया क्या? शुरू के दिनों में गवर्नमेंट ने पहले 4 दिन बिजनेस की इजाज़त दे दी कि फ्राइडे सैटरडे संडे बिजनेस ऑफ रहेगा, लेकिन रमज़ान के महीने में पहले 4 दिन बिजनेस करने की इजाज़त होगी। इसी तरह बाज़ बिजनेस को गवर्नमेंट ने हफ्ते के 7 दिन काम करने की इजाज़त दे दी, जो कि आपकी नेसेसिटीज़ के साथ रिलेटेड थे। तो ये बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट थी, ताकि बिजनेसेस बिल्कुल डाउन भी ना जाएं और एपिडेमिक भी कंट्रोल में रहें। इतने टाइम में हुआ क्या? जो बिजनेसेस चेंज करना चाहते थे उन्होंने अपने लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करवा लिए, ऑनलाइन मार्केटिंग सिस्टम डेवलप कर लिए और अपनी डिजायर्ड स्टेट के ऊपर शिफ्ट हो गए। सो ट्रांजिशन स्टेट के बाद आती है आपकी डिजायर्ड स्टेट, कि आप बिजनेस को जिस जगह पे ले जाना चाह रहे हैं उन सर्कमस्टेंसेस के अंदर मूव करवा दें। फॉर एग्जांपल, जैसे गवर्नमेंट ने
लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज करने थे पूरे पंजाब के अंदर। फिलहाल क्या थे कि लैंड रिकॉर्ड सारे का सारा मैनुअल था, रजिस्टर्स के ऊपर था। गवर्नमेंट ने किया क्या, ट्रांजिशन स्टेट में क्या किया, सॉफ्टवेयर बनवाया और सूबे के चंद इजला के अंदर बाद डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रिकॉर्ड को आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटराइज करना शुरू कर दिया। कंप्यूटराइजेशन के दौरान उसकी गलतियां सामने आना शुरू हुई, उस सॉफ्टवेयर की कुछ शॉर्टकमिंग सामने आना शुरू हुई। गवर्नमेंट ने उनको दूर करना शुरू किया। दैट वाज ट्रांजिशन स्टेट। जब बाज डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड हो गया, सारे का सारा लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन पे कन्वर्ट हो गया, अब गवर्नमेंट उनको बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लागू करने जा रही है, इंप्लीमेंट करने जा रही है। तो जब पूरे पंजाब का लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो जाएगा तो कहलाएगी हमारी डिजायर्ड स्टेट। राइट नाउ पंजाब में लैंड रिकॉर्ड ट्रांजिशन स्टेट में है कि बाज शहरों में ये मैनुअल है और बाज शहरों के अंदर ये कंप्यूटराइज्ड है। Then comes parties to change. चेंज स्पॉन्सर, ऐसा पर्सन जो चेंज लेके आता है, जो करंट सर्कमस्टेंसेस को देख के ये डिसाइड करता है कि हमें चेंज लानी पड़ेगी या हमारे लिए अपने प्रैक्टिसेस को, अपनी प्रोडक्शन को, अपनी टेक्निक को चेंज करना इनएविटेबल है, दैट पर्सन इज कॉल्ड चेंज स्पॉन्सर। ज्यादातर एंटिटीज के अंदर एंटरप्रेन्योर या आपका जो सीईओ होता है ये कहलाता है चेंज स्पॉन्सर, जो बिजनेस के एनवायरनमेंट को चेक करता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को चेक करता है और ये फील करता है कि बिजनेस को अपनी करंट सर्कमस्टेंसेस से नए सर्कमस्टेंसेस की तरफ मूव करना होगा और इसके लिए इसको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। वो पर्सन कहलाएगा चेंज स्पॉन्सर। सेकेंडली, चेंज एजेंट। मैनी टाइम्स एंटरप्रेन्योर चेंज खुद नहीं इंट्रोड्यूस करवाता, बल्कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे किसी एम्प्लॉय को या मैनेजमेंट के किसी बंदे को रेफर कर देता है कि वो चेंज को स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करे। तो ऐसा पर्सन जिसे चेंज लाने की जिम्मेदारी दी गई है स्पॉन्सर की तरफ से, वो कहलाएगा चेंज एजेंट। चेंज एजेंट खुद चेंज लाने वाला नहीं है, चेंज को इंट्रोड्यूस इसने नहीं करवाया, चेंज को इंट्रोड्यूस करवाने वाला स्पॉन्सर ही होगा, लेकिन इस चेंज को इंप्लीमेंट करना, इस चेंज को स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करवाना, इसके लिए सर्कमस्टेंसेस को क्रिएट करना या एनवायरनमेंट डेवलप करना, वो जिम्मेदारी होगी एजेंट की। और चेंज एजेंट आमतौर पे आपकी हायर मैनेजमेंट में से कोई पर्सन होता है। Then comes stakeholders of change. वो कौन कौन से पर्सन हैं जो चेंज के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। तो हर वो पार्टी जो चेंज की वजह से अफेक्ट होगी, जिसको अपने सर्कमस्टेंसेस चेंज करने पड़ेंगे, जिसकी लाइफ के अंदर किसी भी टाइप का चेंज आएगा, दैट पार्टी विल बी कॉल्ड स्टेक होल्डर ऑफ चेंज। कौन कौन से आएंगे? Those who will be affected, ऐसी पार्टीज या ऐसे पर्संस जो चेंज का डायरेक्ट निशाना होंगे। दूसरा, those who need to change themselves and may resist। फिर ऐसी पार्टीज जिन्हें अपनी स्किल्स को चेंज करना पड़ेगा, अपने ड्यूटी आवर्स को चेंज करना पड़ेगा और जो चेंज के खिलाफ रेजिस्ट कर सकते हैं। फिर those who will win and those who will lose। जैसे गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन किया था तो एम्प्लॉइज की मेजॉरिटी, बिजनेसेस की मेजॉरिटी लॉकडाउन के हक में नहीं थी। रीजन क्या थी? लॉकडाउन से आपके एम्प्लॉइज और आपके छोटे बिजनेसेस लूज कर रहे थे, तो ये लोग चेंज के खिलाफ थे। लेकिन आपके डॉक्टर्स,
सेलफोन कंपनीज, इंटरनेट मार्केटिंग कंपनीज, ये लोग हक में थे कि लॉकडाउन होना चाहिए। रीजन क्या है? जितना लॉकडाउन स्ट्रिक्ट होगा डॉक्टर्स उतने ही ज्यादा महफूज रहेंगे कोरोना के पेशेंट से। तो हर वो पार्टी जिसे गेन होगा और हर वो पार्टी की जो लूज करेगी वो स्टेक होल्डर होगी चेंज के अंदर। फिर हर वो पार्टी जो चेंज के अंदर इंटरेस्ट रखती है या चेंज के अंदर इंटरेस्ट नहीं रखती है वो भी आपकी अफेक्टेड पार्टी होगी या स्टेक होल्डर होगी। अब गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग स्ट्रेटजिक चेंज। गाइडलाइंस फॉर स्ट्रेटजिक चेंज के जब आपने चेंज लेके आनी है उस चेंज को इंप्लीमेंट किस तरह से करेंगे। सबसे पहले डिसाइड वेयर वी आर एंड वेयर टू गो। क्या आपने डिसाइड करना है आपकी मौजूदा सूरत हाल क्या है और आप इसे चेंज कहां पे जाना, चेंज कहां पे करना चाह रहे हैं, किस स्टेट के ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। देन प्लानिंग द चेंज, इंप्लीमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ गोल। फिर सबसे पहले आपने चेंज को प्लान करना है कि स्टेप बाय स्टेप चेंज किस तरह से लाई जाएगी। फिर उस चेंज के प्लान को इंप्लीमेंट करना है, उसके अंदर जो ड्रॉबैक्स होंगे, जो पिटफॉल्स होंगे उनको रिमूव करना है और फिर जो गोल आपने अपने लिए सेट किया था वहां तक पहुंचना है। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी के आपने जो अपने गोल सेट किए थे ट्रांजिशन स्टेट से गुजरते हुए आपने उन गोल्स को अचीव करना है। दैट इज योर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन। अब लीवर्स ऑफ चेंज। वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं या सर्कमस्टेंसेस हैं जो आपको फाइनली आपकी डिजायर्ड चेंज की तरफ लेके जाएंगे। तो सबसे पहले अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड फॉर चेंज। कि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि चेंज क्यों जरूरी है। दूसरा, लीडर्स कमिटमेंट टू चेंज, कि जो पर्सन या जो फैसला करने वाला पर्सन है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है या सीईओ है, उसकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि उसने चेंज को इंप्लीमेंट करना है। देन effective communication with stakeholders। फिर बिजनेस के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कि चेंज क्यों जरूरी है और चेंज का प्रोसेस किस तरह से इंप्लीमेंट होगा। देन क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर चेंज। मैनेजमेंट के अंदर वो क्वालिटीज मौजूद होनी चाहिए जो चेंज को प्लान करने और चेंज के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जरूरी है। देन
चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के चेंज से पहले ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है और जो चेंज आप ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाह रहे हैं उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये पहले से डिसाइड होना चाहिए। चेंज इन रिवॉर्ड्स सिस्टम, जो रिवॉर्ड का सिस्टम है उसे चेंज करना पड़ेगा कि पहले रिवॉर्ड्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते थे और चेंज आने के बाद जो रिवॉर्ड्स हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल फैक्टर्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होंगे चेंज को प्लान करने के लिए या चेंज को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। और फिर एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉइज रिगार्डिंग चेंज, कि जो चेंज आप लेके आ रहे हैं एम्प्लॉइज को उसके मुतालिक एजुकेट करना, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना कि ये चेंज उन्हें किस तरह से इफेक्ट करेगी और चेंज के आने से वो गेन किस तरह से करेंगे। नाउ स्किल्स फॉर मैनेजिंग चेंज, चेंज को एग्जीक्यूट करवाने के लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी मैनेजमेंट के लिए। Skills required for change. First, turning into the environment. Basically, चेंज लाने वाला या तो एंटरप्रेन्योर होगा, मेंटर के तौर पे चेंज लेके आएगा, या अगर वो एजेंट के तौर पे काम कर रहा है तो वो कोई मैनेजर होगा। सो मैनेजर के अंदर वो कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो चेंज को एग्जीक्यूट करवा सके, चेंज को प्लान करके अपने डिजायर्ड स्टेट के ऊपर ले जा सके। तो सबसे पहले टर्निंग इनटू द एनवायरनमेंट, जो मैनेजर है वो उस एनवायरनमेंट का हिस्सा हो जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है, और उसे उस एनवायरनमेंट फ्यूचर एनवायरनमेंट का हिस्सा भी होना चाहिए जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन मूव करना चाह रही है। यानी कि वो एक्टिव स्टेक होल्डर हो उस बिजनेस एनवायरनमेंट का जिसमें एंटिटी ऑलरेडी काम कर रही है। आमतौर पे आपके जनरल मैनेजर्स या डिपार्टमेंट मैनेजर्स ये चेंज को एग्जीक्यूट करवाते हैं। वजह क्या है, ये एनवायरनमेंट को जानते हैं, ये लोग करंट एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉइज के साथ क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं, उनकी नीड्स उनकी स्किल्स को जानते हैं, चेंज की अहमियत को जानते हैं कि चेंज क्यों जरूरी है, और ये एम्प्लॉइज को कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, उन तक इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं कि चेंज क्यों जरूरी है या चेंज क्यों इनएविटेबल है। सो मैनेजर को करंट एनवायरनमेंट का पार्ट होना चाहिए। दूसरा, चैलेंजिंग टू करंट ऑर्गेनाइजेशनल विजडम और थिंकिंग, जो मैनेजर है वो इस काबिल हो कि मौजूदा प्रोसीजर्स को चैलेंज कर सके, उनकी जो ड्रॉबैक्स हैं उन्हें रिमूव कर सके। क्योंकि मैनेजर आपके करंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, तो वो जानता है करंट प्रोसीजर्स क्या कौन से चल रहे हैं, और उसके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो करंट प्रोसीजर से बेहतर प्रोसीजर डेवलप कर सके, डिवाइस कर सके, यानी कि मौजूदा विजडम को चैलेंज कर सके, मौजूदा थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करवा सके। देन
कम्युनिकेटिंग अ कंपेलिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन बेसिकली कहते हैं किसी बंदे की अंदरूनी ख्वाहिश को, किसी बंदे को इस तरह से मजबूर करना कि उसके अंदरूनी तौर पे ख्वाहिश पैदा हो किसी काम को करने की, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। जैसे बहुत से लोग एक्टर से इंस्पायरेशन लेते हैं, बहुत से लोग आपके फुटबॉलर से, प्लेयर से इंस्पायरेशन लेते हैं, टीचर से इंस्पायरेशन लेते हैं। तो मैनेजर ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी चेंज स्ट्रेटजी वर्कर्स के साथ इस तरह से कम्युनिकेट करे कि उनके अंदर चेंज के लिए एक अर्ज पैदा हो, एम्प्लॉइज खुद विश करें कि उनका करंट एनवायरनमेंट चेंज होना चाहिए। देन बिल्डिंग कोलिशंस। कोलिशन कहते हैं इत्तेहाद को। इत्तेहाद से क्या मुराद है यहाँ पे? कोई भी मैनेजर अकेला चेंज ना तो ला सकता है, ना प्लान कर सकता है, ना एग्जीक्यूट करवा सकता है। सो उसे एम्प्लॉइज को अपने साथ मिलाना पड़ेगा, जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें साथ मिलाना होगा, अपना कुछ काम उन्हें डेलीगेट करना होगा। तो बेसिकली इसे इत्तेहाद करना पड़ेगा दूसरे एम्प्लॉइज या स्टेक होल्डर्स के साथ चेंज को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। लर्निंग टू एडवांस। मैनेजर को मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए कि वो चेंज के प्रोसेस के ऊपर चलता रहे। दरमियान में सेटबैक्स आएंगे, पुशबैक्स आएंगे, लेकिन जो स्ट्रेटजी उसने अपने लिए डिवाइस कर ली है उसे उसके ऊपर चलते रहना चाहिए, उसके साथ स्टिकी होकर रहना चाहिए। मेक एवरीवन अ हीरो। बेसिकली जब भी चेंज आती है एम्प्लॉइज सबसे ज्यादा कंसर्न होते हैं कि चेंज के आने से या एग्जीक्यूट होने से उनके करंट स्टेटस के ऊपर फर्क पड़ेगा, उनकी जो रिस्पेक्ट है, करंट लेवल का रिस्पेक्ट है, जो करंट लेवल है वो चेंज हो जाएगा, या उन्हें काम ज्यादा करना पड़ेगा, या उनके रिवॉर्ड्स डिस्टर्ब होंगे। तो मैनेजर ऐसा होना चाहिए कि वो हर एक को अप्रेज करे, हर एक एम्प्लॉइज को मोटिवेट करे, ताकि वो अपने आप को एक हीरो फील करे, अपने आप को चेंज प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट समझे। तो बेसिकली हर एक को इंस्पायर करना या उनको मोटिवेट करना, ये क्वालिटी भी होनी चाहिए मैनेजर के अंदर चेंज को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। यहां तक इस चैप्टर का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है इसका थ्योरीज ऑफ चेंज या मॉडल्स फॉर मैनेजिंग चेंज, वो इंशाल्लाह हम कभी लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।